वो घुस कर नहीं आ सकते। उनको ऑफिशियल एयरपोर्ट से, ऑफिशियल पोर्ट से, ऑफिशियल लैंड पोर्ट से आने की परमिशन ही नहीं है। इसलिए बेचारे घुस कर आते हैं, शरण में आते हैं। सीए का कानून अभी चर्चा पर है। एक, इसमें एनआरसी का कोई प्रोविजन नहीं है। दो, इसमें किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रोविजन नहीं है। तीन, अगर विपक्ष को ये चाहिए कि उनसे चर्चा हो तो कोई भी कानून करने से पहले और बाद में संसद में चर्चा होती ही है। तो दोनों को मिक्सअप कर आप क्या लेना चाहते हो? अभी सिर्फ सीए चर्चा में है। एनआरसी और एनपीआर क्या है? हेलो दोस्तों, तो ये है टरपत और आज का बड़ा मुद्दा है एनपीआर और एनआरसी, जो कि अब सीएए के बाद लागू होने वाला है। लेकिन अब लोगों के दिमाग में यही सवाल चल रहे हैं कि आखिर क्या है एनआरसी और क्यों लागू होगा और इसके लागू होने से किसे क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है। तो आज मैं आपको बताऊंगी ये पूरा डिटेल में। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी कि एनआरसी और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर में काफी अंतर है। एनआरसी का उद्देश्य देश में अवैध रूप से रह रहे नागरिकों की पहचान करना है, तो वहीं एनपीआर का उद्देश्य प्रत्येक सामान्य निवासी का एक व्यापक पहचान डेटाबेस तैयार करना है। एनपीआर का नागरिकता से कोई भी लेना देना नहीं है। बता दें कि सभी नागरिकों के लिए एनपीआर में पंजीकरण और सरकार को सही विवरण बताना अनिवार्य है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए का नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसके साथ ही सीएए के नियम देश भर में लागू कर दिए गए। सीएए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है, जहां पर लोग पोर्टल के माध्यम से सीएए के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीएए को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर जमकर हमलावर है। बता दें कि एआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि देश में धर्म के आधार पर कानून नहीं बनाया जा सकता। सीएए को एनआरसी और एनपीआर के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है। भाजपा का मुख्य उद्देश्य देश में एनपीआर और एनआरसी लागू करना है। चलिए अब जानेंगे कि आखिर क्या होता है एनपीआर यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और एनआरसी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। वैसे तो मैं आपको ये पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और जानिए पूरी डिटेल में। चलिए, तो अब मेरा सबसे बड़ा ये सवाल और इसका जवाब यानी कि व्हाट इज एनपीआर बिल, आखिर क्या है एनपीआर, ये मैं आपको बताऊंगी। एनपीआर की फुल फॉर्म राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है और एनपीआर देश के सामान्य निवासियों की एक सूची होती है। भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए एनपीआर में पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है और इसमें भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों शामिल होते हैं। एनपीआर का उद्देश्य देश के प्रत्येक सामान्य निवासी का डेटाबेस बनाना और इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता यानी कि नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना, जो नियम 2003 के प्रावधानों के तहत स्थानीय उपजिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए डेटा पहली बार 2010 में भारत सरकार द्वारा एकत्र किया गया था और इसे हर 10 साल में दोहराया जाएगा। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक सामान्य निवासी का एक व्यापक पहचान डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस में जनसांख्यिकी के साथ साथ बायोमेट्रिक विवरण भी शामिल होंगे। एनपीआर के किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि जनसंख्या रजिस्ट्रार में डेटा प्रिविटी के लिए सब घोषणा को पर्याप्त माना जाएगा। सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पर चल रहे विवाद के बीच लोगों की मन में बहुत भ्रांति उत्पन्न हो चुकी है। बहुत से लोग नहीं जान पा रहे हैं कि आखिर ये राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार यानी कि एनपीआर क्या है और उसे क्यों अपडेट किया जा रहा है। हम आपको समझाते हैं कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर क्या है। एनपीआर देश के सभी नागरिकों की जनसंख्या विवरण का डेटाबेस है। बता देते हैं कि सभी नागरिकों के लिए एनपीआर में पंजीकरण और सरकार को सही विवरण बताना अनिवार्य है। भारत में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत कारगिल समीक्षा समिति ने गैर नागरिकों और नागरिकों के अनिवार्य पंजीकरण सिफारिश को 2001 में स्वीकार कर लिया गया था।
बता दें, वर्तमान में प्रक्रिया असम को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की जाएगी। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार कल्याणकारी योजनाएं बनाती हैं, लेकिन सरकार को कोई योजना बनाने से पहले यह जानना जरूरी होता है कि जिन लोगों के लिए कोई भी योजना बनाई जा रही है उन लोगों की संख्या कितनी है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है और उनकी क्या आवश्यकता है। ये सारी चीजें उन्हें जानना बेहद जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे कि आखिर एनपीआर का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है। जनगणना आयोग के अनुसार एनपीआर का उद्देश्य प्रत्येक सामान्य निवासी का एक व्यापक पहचान डेटाबेस तैयार करना होता है। एनपीआर में किस तरह का डेटा शामिल किया जाएगा? राष्ट्रीयता, घोषित व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, मां का नाम, पिता का नाम, उनका लिंग, वैवाहिक स्थिति, पति का नाम यदि विवाहित है तो, अस्थायी एंड स्थायी आवासीय पता एवं शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय वर्तमान पता और रहने की अवधि, सामान्य निवासी का पता, घर के मुखिया के संबंध आदि में सारा डेटाबेस एकत्रित किया जाता है और जिसके बाद यह एक डेटा तैयार करता है। अब फिलहाल जो एनपीआर की वर्तमान स्थिति है वो क्या है, ये भी मैं आपको समझाती हूँ। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए डेटा 2010 में भारत की जनगणना 2010 और 2011 के साथ एकत्र किया गया था। जनगणना के दौरान एकत्र किए गए डेटा को 2015 में अपडेट किया जा चुका है और इसे डिजिटल भी बनाया जा चुका है। अब सरकार ने जनगणना 2021 के साथ साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने का फैसला किया है और यही वजह है कि लोगों की मदद कैसे हो ताकि केंद्र पोशाक योजनाओं के कार्यान्वयन से पहले उचित योजना बनाई जा सके। अब हम जानेंगे कि एनआरसी क्या है। एनआरसी का फुल फॉर्म राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बिल एक रजिस्टर है और जिसमें भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। एनआरसी की शुरुआत 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में असम में हुई थी। वर्तमान में एनआरसी असम के अलावा अन्य किसी भी राज्य में लागू नहीं है। हालांकि सरकार यह पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि एनआरसी को पूरे भारत में लागू किया जाएगा, जिसको लेकर अब अटकलें तेज हो चुकी हैं। एनआरसी का उद्देश्य क्या है ये बहुत स्पष्ट है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी कि एनआरसी का मुख्य उद्देश्य अवैध रूप से भारत में बसे घुसपैठियों को बाहर निकालना है। केंद्र सरकार देशवासियों के अधिकारों और संसाधनों की रक्षा करने तथा गैर कानूनी तरीके से भारत में मौजूद घुसपैठियों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट करना चाहती है। राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण पूरी तरह से निष्पक्ष होगा और जिन भारतीय नागरिकों का नाम इसमें सूचीबद्ध नहीं होगा उन्हें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन्हें भारतीय नागरिकता साबित करने का अवसर पुनः दिया जाएगा। अब एनआरसी के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है? राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर सभी भारतीय नागरिकों का एक आधिकारिक, सत्यापित और वैध रिकॉर्ड होता है, जिसमें नागरिकता के लिए उनके दावे को स्थापित करने के लिए आवश्यक व्यक्तिगत दस्तावेजों के विभिन्न विवरण शामिल होते हैं। एनआरसी के तहत खुद को भारत का नागरिक साबित करने के लिए व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसके पूर्वज 24 मार्च 1971 से पहले भारत आ गए थे। भारत का वैध नागरिक साबित होने के लिए व्यक्ति के पास आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन या फिर सरकार के द्वारा जारी कार्ड जो कि वैध पहचान, कोई वैध पहचान और स्थायी पता का प्रूफ होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि एनआरसी की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों उसे फिर से अपडेट करना पड़ रहा है। असम राज्य में एनआरसी को सबसे पहले 1991 में नागरिक को उनके घरों और उनके संपत्तियों को जानने के लिए तैयार किया गया था। असम राज्य में एनआरसी को अपडेट करने की मांग 1975 से ऑल असम स्टूडेंट यूनियन द्वारा उठाई जा रही है। अब असम समझौता 1985 बांग्लादेश की स्वतंत्रता से एक दिन पहले यानी कि 24 मार्च 1971 की आधी रात को राज्य में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी शरणार्थियों के नाम मतदाता सूची से हटाने और वापस बांग्लादेश भेजने के लिए बनाया गया था। असम में एनआरसी की प्रक्रिया 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुरू हुई थी। 25 मार्च 1971 से पहले असम में रहने वाले लोग असम के नागरिक माने जाते हैं। एनआरसी जरूरत इसलिए पड़ रही है ताकि भारत में अवैध रूप से रह रहे नागरिकों की पहचान अच्छी तरीके से की जा सके। हालांकि भारत सरकार का ये फैसला बहुत ही सही माना जा रहा है, लेकिन
कुछ विपक्षी पार्टियां हैं जो इसका विरोध कर रही हैं, लेकिन इसका अभी तक विरोध करने का मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एनआरसी एक बहुत बढ़िया चीज है अगर आप समझें इस चीज को, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि हमारे भारत में घुसपैठी ना हो, उन्हें हमारे भारत से बाहर कर दिया जाए, जिसके लिए ये पूरी प्रक्रिया तैयार की गई है। तो इसमें शायद ही कुछ ऐसा हो जिसके लिए लोग मना करें, या फिर विपक्षी पार्टी जिस तरीके से एनआरसी लागू होने पर घबरा रही है या फिर डर रही है, क्या ऐसा कारण है जिसका वो इतना विरोध कर रही है। अब मैं आपको बताऊंगी एनआरसी और एनपीआर में क्या अंतर होता है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी कि एनआरसी और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी कि एनपीआर में काफी अंतर होता है। एनआरसी का उद्देश्य देश में अवैध रूप से रह रहे नागरिकों की पहचान करना होता है, वहीं एनपीआर का उद्देश्य प्रत्येक सामान्य निवासी का एक व्यापक पहचान डेटाबेस तैयार करना होता है। एनपीआर का नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। जो व्यक्ति 6 महीने या फिर उससे अधिक समय से भारत के किसी भी क्षेत्र में रह रहा हो तो उसे एनपीआर में आवश्यक रूप से पंजीकरण कराना होगा, और जो कि बिल्कुल अलग विधि होती है। इसलिए एनआरसी और एनपीआर दो अलग अलग क्रियाएं होती हैं। अगर आप भारत देश में रहते हैं तो आपका डेटाबेस एनपीआर के तहत तैयार किया जाएगा, लेकिन आप यहाँ के हैं, स्थायी रूप से हैं या नहीं, आप यहाँ पर रहने के लिए वैध हैं या फिर अवैध, इसके लिए आपको एनआरसी की जरूरत पड़ेगी, और एनआरसी के जरिए ही घुसपैठियों का पता लगाया जा सकता है। तो मैंने इस वीडियो के तहत आपको एनआरसी और एनपीआर में छोटा सा अंतर बताया है। कुल मिलाकर आपको समझ तो आ ही गया होगा कि ये दोनों ही प्रक्रिया क्या है, और अब इन दोनों के लागू होने की प्रक्रिया भी तेज हो चुकी है, और हो सकता है कि जल्दी ही एनआरसी भी लागू हो जाए, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आपका क्या कहना है इस विषय पर? क्या आप चाहते हैं कि भारत देश में एनआरसी लागू हो, और अगर हो तो क्या उसकी प्रक्रिया हो, और जो विपक्ष इसका समर्थन नहीं कर रहा है क्या विपक्ष सही कर रहा है? अपने मन में जो भी सारी बातें हैं वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, और भी ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए।